अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रिपल टैंक। हमने रिपल टैंक की मदद से तीन फिनोमिनास को डिस्कस करना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को। ठीक है, तो आज हम रिपल टैंक की मदद से रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। तो रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले, रिफ्लेक्शन की वजाहत करने से पहले, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जो रिपल टैंक है इस कहते किसे हैं। ठीक है, रिपल टैंक बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो वाटर वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन बनाई है कि रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर वेव्स। ठीक है, वाटर वेव्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसको परखने के लिए, उसको देखने के लिए रिपल टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। इसको डिवाइस किया था, इट वाज डिवाइस्ड बाय थॉमस यंग। इसको थॉमस यंग ने बनाया था। ये वही यंग्स है जिसके नाम पर यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, अच्छा, तो बेटा सबसे पहले रिपल टैंक की डेफिनेशन के बाद हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि ये रिपल टैंक बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो रिपल टैंक है स्ट्रक्चरली ये कैसा होता है, इसको किस तरीके से बनाया होता है। तो उसके लिए अगर आप अपनी बुक के ऊपर गौर से देखें तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम सी बनी हुई नज़र आएगी। यहाँ पर ये देखें आप, ये एक मेज़ है। ठीक है, ये एक मेज़ है, एक टेबल है। टेबल के ऊपर ये शीशे का बना हुआ इसका बॉटम है जो कि ज़मीन से तकरीबन 0.5 मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर तक ऊपर उठा हुआ होता है। ठीक है, अब इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। ये एक बेसिकली रेक्टेंगुलर ट्रे होती है। ठीक है, जिसका जो पैंदा होता है, जिसका जो बॉटम होता है वो शीशे का बना हुआ होता है और ट्रांसपेरेंट शीशे का होता है ताकि ऊपर से रोशनी नीचे गुजर सके और नीचे फिर वेव्स बन सकें। ठीक है, इसके अंदर वाटर होता है, पानी होता है। ये एक लकड़ी का तख्ता होता है, वुडन। ठीक है, और उसके ऊपर एक वाइब्रेटिंग मोटर लगी होती है जिसको हम वाइब्रेटिंग पैडल कहते हैं। ठीक है, और इस जो मेज़ होता है, टेबल होता है, उसके बिल्कुल ऊपर एक लैंप लगा होता है, एक बल्ब लगा होता है जिसकी रोशनी से नीचे अक्स बनता होता है। नीचे हम आम हालात में एक सफ़ेद रंग का जो होता है जिसको हम कहते हैं चार्ट होता है, उसको रख लेते हैं ताकि अगर हमने कुछ ड्रा करना हो तो हम उसके ऊपर ड्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही वाइब्रेटिंग मोटर को पावर सप्लाई के साथ जोड़कर इसको ऑन किया जाता है तो ये जो वाइब्रेटिंग पैडल होता है ना, ये ट्रू एंड फ्रू मोशन करना शुरू कर देता है। कैसे? आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ मोशन, ऐसे। ठीक है, यानी कि उसकी मोशन ऐसे ऐसे आगे पीछे मोशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो वाइब्रेटिंग पैडल जब वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेटिंग पैडल के वाइब्रेट करने से, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे पानी में डूबा नहीं होता, ये सिर्फ सतह को छू रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी के अंदर अपने सिर्फ आपका जो पाम है, आपकी हथेली है, वो सिर्फ पानी के ऊपर टच हो, ऐसे करके सिर्फ पानी के ऊपर टच हो। ठीक है, लेकिन उसमें डूबे ना, और ये वाइब्रेटिंग पैडल सिर्फ पानी के साथ टच हो रहा होता है। ठीक है, और जब ये वाइब्रेट कर रहा होता है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है, तो वहाँ पर जो है वो स्ट्रेट वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। स्ट्रेट वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं, वाटर वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। इन्हीं वाटर वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको करने के लिए, मालूम करने के लिए हम लोग जो है वो रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन मालूम करने के लिए आगे फिनोमिना को पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो था इसका स्ट्रक्चर। दोबारा फिर बता देता हूँ, एक टेबल होता है, टेबल का बॉटम जो होता है वो शीशे का बना हुआ होता है, उसके अंदर पानी होता है, उसके ऊपर लकड़ी के तख्ते के साथ मोटर लगाकर वाइब्रेटिंग पैडल बना दिया जाता है, उसको पावर सप्लाई के ज़रिए ऑन कर दिया जाता है तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वेव फ्रंट्स बनना शुरू हो जाती हैं। ऊपर एक लैंप लगा हुआ होता है, लैंप की रोशनी से नीचे वेव फ्रंट्स जो हैं वो वेव फ्रंट्स कह दिया, नीचे आपको वाटर वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हुई नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, बात वेव फ्रंट्स की आ गई, तो वेव फ्रंट्स क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। वेव फ्रंट्स की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, किताब पे तो डेफिनेशन नहीं है लेकिन आप ये डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं कि वेव फ्रंट्स क्या होता है। सरफेस विच इन्वेलप्स द पार्टिकल्स दैट आर इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस इज़ नोन एज वेव फ्रंट्स। ठीक है, इसकी मिसाल आप इस तरीके से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप ये एक ऐसी सतह होती है जहाँ पर यहाँ पर वेव्स के पार्टिकल जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने तालाब के अंदर, किसी पॉन्ड के अंदर,
ठीक है, एक पत्थर फेंका तो वहाँ पर आपको पता है कि वेव्स जो है वो सोर्स से आउटर वेव्स में जाना शुरू हो जाएंगी, बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपको वहाँ पर कुछ उभार से जैसे पानी ऊपर को आता है फिर नीचे को जाता है, ऊपर वाला हिस्सा जैसे यहाँ पर ये देखें आप, ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट होता है, नीचे वाला ट्रफ होता है, तो आपको ऊपर उभार से नज़र आ रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको वो जो उभार से नज़र आ रहे होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। ठीक है, चलें यही कह लें क्रस्ट, चारों तरफ जो क्रस्ट होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे नज़र आ रहे होते हैं। वो वाली सतह जहाँ पर आपको वेव्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हुई नज़र आ रही होती है उसको हम वेव फ्रंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, नाउ वी मूव टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। तो बेटा मैं स्टार्ट तो कर दूं, आपको समझाना शुरू कर दूं, लेकिन उससे पहले रिकॉल करें 8वीं जमात में आपने रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ पढ़ा था, लेकिन वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। चलो मैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये वाली डेफिनेशन जो है ये आपकी बुक के मुताबिक रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स की है। ठीक है, कि व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम इट बाउंस बैक टू द फर्स्ट मीडियम, यानी कि जब एक मीडियम से वेव्स जो हैं वो दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं तो उस दूसरे मीडियम में टकरा कर पहले मीडियम में वापस चले जाती हैं, इसको हम वेव्स की रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है, रिकॉल कर लें आप ज़रा। यहाँ पर आप ये एक डायग्राम है, ये एक प्लेन सतह है। ठीक है, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे आ रही है, नॉर्मल पे जाकर टकरा रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, और बाद में उसको रिफ्लेक्ट हो रही है, जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे तरीके से पता भी होगा इसके बारे में। लाज जो हैं वो यहाँ पे तो नई लाज लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा आपको ये लिख दिए हैं लाज। आप उसमें देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहला ला ये है, ठीक है, और दूसरा ला है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सारे जो हैं वो एक ही प्लेन के ऊपर एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वाक़या होते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 12 में भी आपने लाइट की रिफ्लेक्शन में पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 12 के अलावा चैप्टर नंबर 11 में भी आपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप 12 में पढ़ेंगे, और ये चैप्टर नंबर 10 में रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स के बारे में है। ठीक है, रिफ्लेक्शन वेव्स जो हैं, रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्ट कैसे होती हैं, अब वाटर वेव्स किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर हमारे पास ये एक मेज़ है, टेबल है, सपोज़ कर लें यहाँ पर वाइब्रेटिंग पैडल लगा हुआ है। ठीक है, और वाइब्रेटिंग पैडल टू एंड फ्रू मोशन कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेव्स बनना शुरू हो गई हैं। ये वेव्स बन रही हैं, ये वेव बन रही है, वेव फ्रंट्स के ऊपर ये वेव्स बन रही हैं, वाटर वेव्स बन रही हैं, ये स्ट्रेट वेव्स बन रही हैं। ठीक है, ये फ्रिंजेस जो हैं ये आप ये देखें, आप जब आप इसको मेज़ के नीचे देखेंगे तो आपको कुछ रोशन फ्रिंजेस नज़र आएंगे और कुछ तारीक लकीरें नज़र आएंगी। रोशन और और तारीख मतलब एक ब्राइट होंगी एक डार्क होंगी। जो ब्राइट होंगी वो क्रस्ट कहलाएंगी, ब्राइट फ्रिंजेस जो होंगे, ब्राइट फ्रिंजेस वो कहलाएंगे क्रस्ट, और जो डार्क फ्रिंजेस होंगे वो कहलाएंगे ट्रफ। ठीक है, ब्राइट रिप्रेजेंट क्रस्ट और डार्क रिप्रेजेंट ट्रफ को करेंगे। ठीक है बेटा, एक बात मेरी याद रखना, रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन जब होती है, वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शन जब होती है, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने दो मुख्तलिफ डायग्राम उन्होंने भी बनाई हुई हैं। इकट्ठी डायग्राम इसकी नहीं बन सकती, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट्स और डायरेक्शन ऑफ वेव्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट्स की सतह नज़र आ रही है, और उसके बाद ये जो तीर के निशान से ज़ाहिर किया हुआ है ये है डायरेक्शन ऑफ वेव, और ये जो फ्रिंजेस नज़र आ रहे हैं आपको ये वेव फ्रंट्स हैं। हेयर वेव फ्रंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इंसिडेंस रे जब इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाटर वेव्स जो बन रही हैं, वेव फ्रंट्स बन रही हैं। यहाँ पर ये अगर आप एक देखें, ये है, अगर आप इसके दरमियान में एक बैरियर रख दें, ऐसे करके एक रुकावट रख दें, एक रुकावट, और इसको आपने हमेशा टेढ़ा रखना है, एक एंगल पे रख दें। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेव्स यहाँ पर आएंगी, टकराएंगी, टकरा के फिर वो क्या हो जाएंगी। देखें, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने एक बैरियर रख दिया, सपोज दैट यहाँ पे एक बैरियर रख दिया। अब ये मैं नॉर्मल ले लेता हूँ,
ठीक है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री का ज़ाविया नॉर्मल होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक वेव आएगी, डायरेक्शन ऑफ वेव्स, तो यहाँ पर वही वेव्स वापस जाएगी। तो हेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेव ये है और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद डायरेक्शन ऑफ वेव ये हो जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे इक्वली होंगे। तो वाटर वेव्स में यहाँ पर वेव फ्रंट्स की सूरत में डायरेक्शन ऑफ वेव्स ये है, ये आ रही हैं जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, ठीक है। उसके बाद बैरियर के साथ वो टकरा रही हैं, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही हैं। रिफ्लेक्टेड रे कैसे बन रही हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये किसकी डायरेक्शन, मैंने आपको कहा था कि वेव फ्रंट्स और डायरेक्शन ऑफ वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो फिर वे अगर उसकी डायरेक्शन पहले इस तरीके से आई थी, इस तरीके से आई थी, तो फिर जाहिर बात है उसको रिफ्लेक्ट होना है। रिफ्लेक्ट होने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना होता है। तो अगर उसकी ये डायरेक्शन ऑफ वाटर वेव्स हैं, ये डायरेक्शन ऑफ वाटर वेव्स हैं, तो ये वेव फ्रंट्स हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो वेव्स आ रही हैं, टकरा के वापस जा रही हैं, इन विच एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो रहा है। और जो बैरियर रखा हुआ है वो बैरियर यहाँ पे एज ए क्या कहलाएगा, यहाँ पे बैरियर जो है वो हमारा प्लेन कहलाएगा। प्लेन के साथ वेव्स आ रही हैं, पहले ये वेव्स डायरेक्शन ऑफ वेव ये थी, फिर उसके बाद टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन ऑफ वेव ये हो गई। पहले वेव फ्रंट्स ऐसे थी सीधी, फिर उसके बाद टकराने के बाद डायरेक्शन जो है वो दाएं से बाएं हो गई, ठीक है। वेव फ्रंट्स बनना शुरू हो गई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, सारे एक प्लेन के ऊपर होते हैं। तो वाटर वेव्स को समझने के लिए आप लोगों को रिफ्लेक्शन के तरीके में ये चीज़ समझ आई कि जब वेव्स जो हैं वो बैरियर के साथ टकराती हैं, तो टकराने के बाद यानी कि सपोज दैट ये फर्स्ट मीडियम था, फर्स्ट मीडियम में टकराने के बाद दोबारा फिर वो सेकंड मीडियम से टकराने के बाद वो फर्स्ट मीडियम में वापस आ गई, ठीक है। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आप बुक से भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, उसमें भी देख सकते हैं कि जब वेव्स आती हैं आके बैरियर से टकराती हैं, टकरा कर वापस चले जाती हैं, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। अल्लाह हाफिज़।